नमस्कार, जय जोहार साथियों। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ ही मेरे सहयोगी अक्षय दुबे। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे खास कार्यक्रम देश किसका में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट में केवल एक ही सीट पर पहले चरण का मतदान हुआ, वोटिंग डाले गए और अब महेश कश्यप और कवासी लखमा की जो किस्मत है वो ईवीएम में बंद हो चुकी है। लेकिन अब दूसरे चरण का मतदान केवल 3 दिन ही बचा है। इसको लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सबसे ज्यादा फोकस दूसरे चरण के मतदान के लिए इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर 3 वो हाई प्रोफाइल सीट शामिल है जो इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी जो है टक्कर देखने को मिल रही है। जहाँ पर ये ऐसा इसलिए भी क्योंकि एक राजनांदगांव है जहां पर दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरी सीट जो है वो कांकेर लोकसभा सीट है और तीसरी जो सीट है वो महासमुंद की सीट है। कांकेर में किस तरह से बीजेपी को कांग्रेस टक्कर देते नजर आ रही है और कांग्रेस किस तरह से इस बार बीजेपी की मुश्किलें खड़ी करने वाली है, तो थोड़ा सा प्रकाश में जरूर डालूंगी। यहाँ पर बीरेश ठाकुर यहाँ से कांग्रेस की ओर से लोकसभा प्रत्याशी है। बीरेश ठाकुर वो नाम है कांकेर में जो मोदी लहर के बीच भी यहाँ पर बीजेपी को काफी कड़ी टक्कर देते नजर आया और खुद बीरेश ठाकुर ने छत्तीसगढ़ तक से बातचीत में ये दावा किया है कि उनके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांकेर आना पड़ा था और कांकेर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले गांव बालोद में उन्होंने सभा ली थी। तो ये बहुत बड़ा दावा है और लगातार बीरेश ठाकुर के पक्ष में एक तरफा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में 25 साल तक इस सीट पर जीतती आई बीजेपी के लिए इस बार संकट कहीं ना कहीं बड़ी हुई नजर आ रही है। दूसरी हाई प्रोफाइल सीट जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं और वो है रमन के गढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एंट्री, जिसके वजह से इस बार यहाँ पर ये जो सीट है, ये जो लड़ाई है इस सीट की, वो काफी ज्यादा रोचक हो चुकी है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण सीट है महासमुंद है जहाँ पर खुद यहाँ पर पूर्व गृह मंत्री चुनावी मैदान पर उतरे हुए हैं और इसको लेकर अब लगातार स्टार प्रचारकों की धुआंधार रैली भी शुरू हो चुकी है। कल जहां योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे, जैसा कि फायर ब्रांड नेता के नाम से उन्हें जाना जाता है, अपने चित परिचित अंदाज में योगी नजर आए और बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर वोट मांगते नजर आए, तो वहीं प्रियंका गांधी भी धुआंधार यहाँ पर प्रचार करती नजर आई। कांकेर और राजनांदगांव में जो है कांग्रेस के पक्ष में प्रियंका गांधी ने गजब का माहौल बनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी बोल रही थी और उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला जो है यहाँ पर उपस्थित नजर आई। तो अक्षय, क्या लगता है आपको, क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भले ही राजनीति के इतर अगर हम देखें, जब भी इनकी सभाएं होती है काफी ज्यादा बड़ी संख्या में हमको लोगों का यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा नजर आता है। लोग काफी प्रभावित होते नजर आते हैं और खासकर युवा, क्योंकि दोनों की ही बातों में महिलाओं और किसानों को साधने के लिए एक से बढ़कर एक दोनों के बयानबाजी में हमको देखने को मिलते हैं। तो क्या लगता है आपको, कल दोनों ही यहाँ पर बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के और बीजेपी के यहाँ पर चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया, किसका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है अक्षय आपको? देखिए, अब पलड़ा किसका भारी है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन कुछ मोटे तौर पर जो बातें सामने आई है वो मैं दर्शकों को बता दूं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो नाम है पूरे देश में और जैसा उनका इमेज बना हुआ है, उसी इमेज को जस्टिफाई करते हुए वो छत्तीसगढ़ में दिखाई दिए। बुलडोजर, लव जिहाद, भ्रष्टाचार, ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपको पूरी रैली में आपको नज़र आएगी। उनके भाषण में ये चीज़ें आपको दिखेंगी। तो बुलडोजर से स्वागत करना, बुलडोजर बाबा कहकर संबोधित करना, ये दिखाता है कि योगी की जो छवि है उसी छवि को यहाँ भुनाने की कोशिश की गई। लेकिन जनता के बीच क्या उस रौब का, उस दबदबा का कोई असर होता है? अब फिर बात करते हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर भी वो नाम है जिसका नाम जो सांप्रदायिक दंगे के दौरान जिनकी मौत हुई थी और उसके बाद फिर वहाँ काफ़ी कुछ बवाल हुआ। उनके फिर विधानसभा चुनाव के दौरान उनके पिता को टिकट दिया गया, ईश्वर साहू को, और इसी बात को योगी ने दोबारा यहाँ दोहराया। अब उस बात को दोहराने का मतलब क्या है, लव जिहाद है शब्दों का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, ये जनता अच्छी तरीके से समझती है, जानती है। योगी आदित्यनाथ भी अच्छी तरीके से समझते हैं। अब उसके बाद भ्रष्टाचार का माहौल जो विधानसभा चुनाव के दौरान बनाया गया था वो एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में उठने लगा है। इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो पिछली सरकार थी उसके मुखिया थे भूपेश बघेल, और भूपेश बघेल को घेरने के लिए जो चक्रव्यूह बनाया गया उसमें फिर जो एक अवयव है वो है भ्रष्टाचार।
और भ्रष्टाचार को लेकर फिर से योगी आदित्यनाथ एकदम फायर दिखे। इसमें उन्होंने महादेव घोटाले से लेकर गोबर घोटाले का भी जिक्र किया और भूपेश बघेल को जमकर टारगेट किया। उसके बाद फिर बात आती है राम मंदिर की। तो राम मंदिर और ननिहाल, इन दो संबंधों के साथ उन्होंने जनता को अपने फेवर में, बीजेपी के फेवर में साधने की भरसक कोशिश की। उसमें उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर अयोध्या में बना है तो सबसे ज़्यादा अभिभूत छत्तीसगढ़ हुआ है, और उन्होंने बताया कि वो छत्तीसगढ़ यह सबले बढ़िया है, राम का ननिहाल है, जितने तमाम शब्द थे जो वहाँ दिखाई दिए। तो ये थी पूरी योगी आदित्यनाथ की छवि जो रैली में नजर आई। अब बात करते हैं प्रियंका गांधी की। अक्षय, 2 मिनट बस आपको इसलिए रोकना चाहूंगी क्योंकि आप सम अप कर ही रहे हैं योगी आदित्यनाथ के लिए, लेकिन जब बिलासपुर में सभा हुई अक्षय, तो वहाँ के जो बीजेपी नेता हैं उनके सुर बड़े बदले नजर आए। उन्होंने अगला पीएम जो है वो योगी को देखने की बात कह ली, और जब पूछा गया कि फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होगा, तो बीजेपी के नेताओं ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपना काम कर ही रहे हैं, अब चाहे माफ कीजिएगा, अब गाय वाला आएगा और उसमें प्रधानमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ा बयान हमको बीजेपी नेताओं की ओर से भी देखने को मिला, यानी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को लेकर छत्तीसगढ़ में क्रेज तो जरूर। हाँ, अब बात कर रहे थे प्रियंका गांधी की। बिल्कुल, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा। योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो अभी से नहीं, जिस समय उनका युवा वाहिनी वगैरह जो चलता था तब भी वो छत्तीसगढ़ में कुछ उनके पोस्टर नज़र आते थे, जिस समय वो मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे। लेकिन रहा सवाल कि आगे अगला पीएम योगी, तो ये बातें बहुत सारे जो योगी समर्थक हैं आज भी गाहे बगाहे पूरे देश भर में कहते नजर आते हैं। हालांकि पीएम चाय वाला के बनने के बाद क्या कोई गाय वाला पीएम बनेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब प्रियंका गांधी की बात करते हैं। प्रियंका गांधी की रैली की जो 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी, उसमें से तो एक ये था कि संविधान को बचाना है, दूसरा पक्ष ये था कि बीजेपी वाले संविधान खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर तीसरी बात आती है कि पूरे संबोधन के दौरान प्रियंका गांधी ने महिलाओं को एड्रेस करते हुए दिखाई दी। महिला ही उनके लिए एक केंद्र बिंदु रही है। उसकी वजह है, सबसे बड़ी वजह, कि उनको भी समझ में आ गया है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं की चलती है। और इसका जो आप देखते हैं महतारी वंदन योजना जैसे जो बड़े वादे थे बीजेपी के, उस पर जनता ने यकीन किया और वोट दिया। लेकिन इसी बात को लेकर कांग्रेस अब ये कहती नज़र आ रही है कि इसमें अब कटौती हो जाएगी। प्रियंका गांधी भी अब इसमें ये नया चीज़ें उसमें ऐड करी जो उनके घोषणा पत्र में शामिल है कि आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, इतना कम नहीं मिलेगा, और हमने ये चीज़ें करके दिखाई है। उन्होंने बीमा की बात कही कि स्वास्थ्य में 25 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, जो हमने राजस्थान में किया था। कर्नाटक का उन्होंने जिक्र किया। तो ये और उस दौरान अपने संबोधन में हर बार जब वो कुछ बातें बोलती थी, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे वो किसानों की ही बात क्यों ना हो, लेकिन वो संबोधित करती थी महिलाओं को कि बहनों आप बताइए, बहनों हम आपके लिए हैं, आपको हम इस बदहाली में नहीं देख सकते, हम ये करना चाहते हैं और आप हम पर यकीन कर सकती हैं। उसके बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को लेकर और बीजेपी को लेकर उन्होंने टारगेट किया, खास तौर पे संविधान को लेकर, कि अगर संविधान बदल जाएगा तो आपको जो हक हुकूक मिला है, जो अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासियों को जो हक मिला है वो उनसे छीन लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रही। तो अगर हम मोटे तौर पर बीजेपी मतलब योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी की रैली की तुलना करें तो दोनों का जो बेसिक अंतर है वो यही है कि एक दावे करते रहे कि हम संविधान को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरा पक्ष उसमें सफाई देते हुए भी नजर आया। बीजेपी की ओर से लगातार कहा गया कि हम संविधान में कोई बदलाव नहीं करना चाहते, ये अफवाह फैलाई जा रही है। हालांकि अब जनता के ऊपर है कि जनता किनकी बातों पर ज़्यादा यकीन करती है, और वो विश्वास, वो जनता का मत अभी जब वो ईवीएम में कैद हो जाएगा ये मत, उसके बाद 4 जून को पता चल जाएगा कि जनता को किनकी बातों पर एतबार है। देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।